मेरे सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। इन कहानियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें सुन सकें। और कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। केवल तारीफ ही नहीं, मुझे मेरी कमियों के बारे में भी बताइए जिससे मैं आगे अपनी गलतियों को सुधार सकूं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे नई पोस्ट के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं शिवानी जी की कहानी ठाकुर का बेटा। विशाल दीवान खाने में मसनद लगाकर बैठे ठाकुर हयात सिंह ने सुवासित तंबाकू का कश खींचकर त्रिपुरधारी पंडित जी से बड़े मीठे स्वर में कहा, डरो नहीं पंडित जी, जो लिखा है कुंडली में बता दो एकदम। महाराज, कैसे कहूँ, विचित्र जोक बना है कुंडली में। पंडित जी ने अनेक त्रिकोण षटकोणों के जाल में उलझकर कहा, पुत्र योग प्रबल है, किंतु कहकर बेचारे ने विवश दृष्टि से चारों ओर देखा जैसे उसे किसी की उपस्थिति का भय हो रहा था। कहो कहो पुरोहित जी, निश्चिंत रहो, सिवाय दीवारों के यहाँ कोई नहीं है। हयात सिंह गुड़गुड़ी छोड़कर बैठ गए। महाराज, पुत्र होगा, किंतु आपकी इन दोनों पत्नियों से नहीं, एक और विवाह करना होगा आपको। सुलक्षणी कन्या की ग्रह स्थिति विशेष रूप से देखनी होगी। एक बात और बड़ी विचित्र है, कहकर पंडित जी गहरे ध्यान में डूब से गए। क्या? कहकर ठाकुर ने उचक कर पंडित जी के दोनों पैर पकड़ लिए। पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी से उनकी लटकी मूछें तक सतर हो गई थी। पुत्र आपका वन विहरी रहेगा महाराज, आपके राजमहल का सुख आप ही भोगेंगे। हरी इच्छा, हरी इच्छा, कहकर पंडित जी ने पोथी पतड़े एक और खिसका दिए। थोड़ी देर को हयात सिंह कुछ सोच में डूब गए। सहसा जोर से हंसकर उन्होंने पंडित जी की पीठ पर कसकर थप्पड़ मारा। वन विहारी नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा? हयात सिंह के कत्थे का ठेका, चीड़ का ठेका, फिर कुमाऊं के छोर छोर तक फैले चाय के बगीचों की माया को क्या राजमहल में बैठ के संभालेगा? क्या बात कह गए हो लाख की गुरु। देखो पटित, तुम्हारी गणना सच निकली तो तुम्हारी बामणी को सिर से पैर तक सोने से मढ़ दूंगा, समझे? अपनी नीलम की अंगूठी उन्होंने पंडित जी की अंगुली में पहना दी। लो गुरु, यह रहा तुम्हारा बयाना। आशीर्वाद देकर पंडित जी चले गए तो हयात सिंह का समस्त उत्साह ठंडा पड़ गया। चौथेपन में तीसरी शादी, दुनिया क्या कहेगी? बेटियों के बेटे हो गए थे, दामादों से मुंह छिपाकर सहरा कैसे बंधेगा? फिर उसकी पतिव्रता पत्नियों का राधा रुक्मिणी सा जोड़ा, जिन्होंने कभी सौतों का रिश्ता नहीं माना। सगी बहनों से भी ऐसा प्रेम नहीं होता है। कौन कहता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती? छोटी टकुरानी चंद्रा कहती हैं खूब रह सकती हैं, बशर्ते म्यान भी मखमली हो। सचमुच ही हयात सिंह के दिल की म्यान मखमली ही थी। एक को वह 15 तोले का चंद्रहार बनवा देते तो दूसरी के लिए भी 15 तोले का ही हार बनता। राई रत्ती का कम नहीं। उनके हाथी दांती छपरखट के अगल बगल 16 श्रृंगार किए दोनों ठकुरानियां ईर्ष्या द्वेष के सारे हथियार डालकर लेट रहती। हयात सिंह को किसी न किसी से कोई दुराव न था और न अधिक प्रेम। नाप तौलकर दोनों को प्रेम की मदिरा ऐसी नियत मात्रा में देते थे कि दोनों छक कर पड़ी रहती। हयात कोट की छटा भी किसी राजप्रसाद से कम नहीं थी। कहते थे कि ठाकुर ने सीमेंट और गारे के स्थान पर उड़द की दाल पिसवाकर बिछवा दी थी। जयपुर के कारीगरों द्वारा बनाया यह अभेद्य दुर्ग कुमाऊं की वनस्थली का अनोखा श्रृंगार मुकुट था। डूबते सूर्य की रक्तिम आभा में चारों ओर से गिरी शिखरों से घिरी हयात सिंह की उस मायापुरी की शोभा
वास्तव में दर्शनीय हो उठती थी। एक से एक आधुनिक कलाकृतियों के अतिरिक्त उनके प्रवेश द्वार पर एक वीनस की मूर्ति बना हाथी दांत का फव्वारा था, जिसके कस्तूरी मिश्रित सुवासित जल का ही खर्चा 400 रुपये माह था। किंतु ठाकुर हयात सिंह की किस्मत के ही नहीं, दिल के भी बादशाह थे। रुपया उनके हाथ का मैल था, दौलत उनकी हाथ बांधे खड़ी बांधी थी। दोनों पत्नियों से उनकी 4 लड़कियां हुईं। चारों को उन्होंने एक से एक अच्छे खाते पीते घरों में ब्याह दिया था। आज तक वे चैन की नींद ही सोते थे, किंतु पंडित जी की गणना ने उन्हें अशांत कर दिया। दोनों ठकुरानियों ने पति की अशांति भांप ली। सुनती हो, लक्षण ठीक नहीं है, छोटी ने कहा। क्यों नहीं बहन, सब समझती हूँ। आया था ना दाढ़ीजार पंडित, सिखा गया होगा कुछ। उधर बेचारे हयात सिंह के जीवन के 45 वर्षों में ऐसी विकट रातें कभी नहीं बीती थी। इधर करवट लेते तो दिखती बड़ी पत्नी सावित्री, जिसके गोल गोल चंद्रमा के थाल से मुंह पर निष्कपट प्रेम की आभा थी। छाती पर सौत बिठाने पर भी जिसने कभी पति को तिरस्कार नहीं किया था। उधर करवट बदलते तो दिखती पुष्ट यौवन से गदराई चंद्रिका, जिसकी तिब्बती माँ के सौंदर्य ने उसे मछली सी आंखें उपहार में दी थी। उन तिरछे कटाक्षों में वारांगना का विलास था। उसके सलीके से पहने गए मखमली घाघरे के 8-8 पाटों की मनमोहक घुर्नियों ने हयात सिंह को बांध लिया था। दोनों पत्नियों के प्रेम के अमृत कलशों को क्या वह लात मार कर गिरा दे? किंतु पितरों के प्रति उनका कर्तव्य है। कुमाऊं के राजपूत के लिए पुत्र के बिना निर्बंसिया जीने से मौत भली है। मन पक्का कर उन्हें विवाह करना ही होगा। पंडित जी ने गणना ही नहीं की, कन्या भी ढूंढ दी। मुक्तेश्वर की घाटी में एक आलू का ठेकेदार था राम सिंह। उसकी पहली पत्नी से एक पुत्री थी हंसा। विमाता उसे बैल की तरह काम में जोते रहती, किंतु दिन रात परिश्रम की अग्नि से झोंकने पर भी छोकरी का रूप फटा पड़ता था। राम सिंह जी पंडित का ही जजमान था और एक दिन बिना किसी आडंबर के ही ठाकुर उसे ब्याह लाए। सावी और चंद्रा ने डोली देखी और दोनों पिछवाड़े भागकर एक दूसरे से लिपटकर घंटों रोती रहीं, जैसे उनका सुहाग उजड़ गया हो। आलू के ठेकेदार की कन्या का सौंदर्य देशी उस्तरे की धार की ही भांति तीखा था। आते ही उसने अपना कमरा अलग कर लिया। हयात सिंह दिन रात चाय के बगीचों में भटकते, अब वह भी साथ जाती। गहनों की तिजोरी की चाबी उसने अपनी पतली कमर में लटका ली थी। 2 नशीली आंखों वाली नेपाली दासियां थीं, शिवकली और रामकली। दोनों ही ठाकुर साहब के बहुत मुंह लगी थी। अकारण ही उनके कमरे के चक्कर लगाती, कभी पान लेकर, कभी सिगरेट जलाने के बहाने उन पर गिरी पड़ती। हंसा ने चौथे ही महीने दोनों को छुट्टी दे दी और अपने मायके से 2 बूढ़ी बदसूरत ठकुरानियां ले आई। एक विधवा तालुकेदारनी और उनकी सुंदरी पति परित्यक्ता पुत्री नीलम। ठाकुर साहब के क्लब की सहचरी थी। उनकी जमी जड़ों को साबी और चंद्रा के सतीत्व का तेज भी नहीं उखाड़ सका था। हंसा ने अपनी एक ही आग्नेय दृष्टि से उन्हें भस्म कर दिया। एक दिन दोनों आईं तो हंसा ने पुत्री के कटे बालों को खींचकर उसके लिपस्टिक रंजित चेहरे पर कस कर तमाचा खींच दिया। खबरदार, जो आज से यहां देखा तो कोठे में क्यों नहीं बैठ जाती। इस प्रकार हवा और तूफान से लड़ती हंसा पति के हृदय प्रासाद के प्रत्येक कपाट पर सावधानी से अर्गला लगाकर स्वयं एक छत्र साम्राज्ञी बनकर बैठ गई। ठाकुर नई ठकुरानी के चरणों के दास बन गए थे। फिर ईश्वर ने उनकी आशा की बेल हरी कर दी थी। हंसा के रसीले होंठों पर पपड़ियां जम गई थीं, जिसकी एक एक बूटी फड़कती थी। वह अब आलसी होकर घंटों सोती रहती। खाने से उसे अरुचि हो गई थी।
कभी वह हिरन के भुने गोश्त खाने को मचलती, कभी कच्ची मूलियां ही चबा डालती। विवाह को साल भर हो गया था। इस 1 वर्ष में साबी और चंद्रा भी मुलायम पड़ गई थी। 100 ही क्यों ना हो, थी तो छोरी अपनी ही बिटियाओं की उम्र की। एक कहती, ऐसे मत उछल, 9वां महीना चल रहा है। दूसरी कहती, हाय हाय, ऐसे में शहद कौन चाटता है। सौतों के स्नेहपूर्ण प्रतिबंधों में बंधकर हंसा निहाल हो गई। विमाता की ताड़ना ने उसके सुनहरे बचपन में विष घोल दिया था। दोनों सौतों के अप्रत्याशित स्नेह से सब विष घुलकर बह गया। उन्हीं के प्रेम के विमल नीर में वह डुबकियां लगा रही थी कि पासा पलट गया। हयात सिंह के तराई के खेतों में जंगली हाथियों के एक दल ने महा उत्पात मचा दिया था। हंसा पूरे महीनों से थी, किंतु उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ा। सांझ हो गई थी, तीनों फव्वारों की छटा निहार रही थी। दिज्जू, तबीयत घबरा रही है, भीतर चलिए ना। हंसा ने बड़ी सौत के गले में हाथ डालकर प्यार से कहा। चल मरी, तेरी तो 1 दिन में ही तबीयत घबरा गई। हमसे तो सालों बिछुड़े रहे, फिर भी हमने एक लंबी सांस भी नहीं खींची। क्यों रे चंद्रा? सावित्री ने हंसकर कहा। और क्या? चंद्रा फव्वारे की धारा में हाथ डुबोकर खेल रही थी। पर ये ठहरी पटरानी दिज्जू, है ना हंसी? नहीं दीदी, सच हल्का हल्का दर्द उठ रहा है, आप दाई को बुलवा लीजिए ना। हंसा का स्वर सचमुच रुआंसा हो गया। हाय हाय, वे भी नहीं हैं, साबी ने घबरा कर कहा। दूसरे ही क्षण उसने देखा चंद्रा का चेहरा जर्द पड़ता गया था और वह इशारे से कुछ दिखा रही थी। साबी भय से स्तब्ध रह गई। न जाने कहां से घने अंधकार को चीर एक महादानव की आकृति उनके बीच खड़ी थी। पूरे शरीर पर बड़े बड़े काले बाल और छाती पर सफेद बालों का चौकोर धब्बा। भयानक भालू खड़ा था। सहसा बचपन में सुनी एक एक कहानियां हंसा को याद हो आईं। कुमाऊं का जंगली भालू नासिका लोलुप ही नहीं, नारी लोलुप भी होता है। अपनी अंगारे सी आंखों को घुमा घुमा कर उसने तीनों के रूप यौवन को परखा और फिर चीखती हंसा को बाहों में भरकर कद्दावर डगे भरता अंधकार में खो गया। अर्धमूर्छित सी चंद्रा और सावी भय से विक्षिप्त सी हो गई थीं। उन्हें चीखने का भी अवकाश नहीं मिल पाया था। हयात कोट के सुरक्षित दुर्ग में जहां प्रवेश द्वार पर सदैव एक गुरखा चौकीदार दुनाली लिए खड़ा रहता था, न जाने वह भालू किस दीवार को फांद कर आ गया था। रात ही को हयात सिंह अपनी जीप भगाकर आ गए। कुमाऊं के इतिहास में ऐसी अनहोनी घटना कभी नहीं घटी थी। ठाकुर हयात सिंह ने कुमाऊं के जंगल छनवा दिए, किंतु गहन वनों की अभेद्य दुर्गमता को चीरना आसान नहीं था। हंसा कहीं नहीं मिली। कुछ माह पहले यह घटना घटी होती तो उसकी दोनों सौतें शायद घी के दिए जलाती, किंतु आज उसी सुंदरी का विछोह उन्हें असह्य हो उठा। धीरे धीरे 10 वर्ष एक व्यर्थ प्रतीक्षा में बीत गए। हयात सिंह ने सब शौक त्याग दिए थे। क्लब की माया छूट गई। कभी इक्के दुक्के एक आध पैक चढ़ा लेते। पहले बोटी के बिना गस्सा नहीं तोड़ते थे, अब उसी चौके में प्याज भी नहीं कटता। 10 वर्षों में भी अपनी सुंदरी पत्नी की स्मृति को भुला नहीं पाए थे। एक दिन बहुत दिनों से जंग लगी अपनी दुनाली को साफ कर रहे थे। रात बहुत हो गई थी। उनकी दोनों पत्नियां जब सो गईं तो वे चुपचाप बंदूक लेकर गोल कमरे में आ गए थे। द्वार खटका। उन्होंने खोला तो देखा गुमान खड़ा था। गुमान सिंह हयात सिंह से वयस में बहुत छोटा होने पर भी उनका अंतरंग मित्र था। ठाकुर हयात सिंह के विवाह होने के पूर्व हंसा से उसके विवाह का प्रसंग भी चला था और उस प्रस्तावित रिश्ते को लेकर कभी कभी दोनों मित्रों में रसिक छींटाकशी भी चलती थी। किंतु हयात सिंह से हंसा का विवाह हो जाने पर भी दोनों की मैत्री सुदृढ़ थी। हयात की दोनों पत्नियों को वह भौजी कहकर पुकारता था, पर हंसा से कहता हंसी। कुछ भी हो हयात, आलू के ढेर में पड़े इस हीरे को पहले मैंने ही देखा था, पर झपट्टा मारकर तुम ले गए। हंसा लाल पड़ जाती।
उसके गांव में वह शिकार खेलने अक्सर आता था और कभी कभी उस छैल छबीले जवान ने उसकी भूख प्यास ही हर ली थी। रिश्ते में वह उसकी बीमाता का चचेरा भाई था। वह प्रायः शिकार खेलने आता और उन्हीं के घर टिकता। हंसा कभी उससे खाली कारतूस मांगती तो वह हंसकर कहता, मामा क्यों नहीं कहती मुझे? मामा कहेगी तब दूंगा। क्यों कहूँ, तुम मेरे मामा हो। तो कहती भी। वह शैतानी से मुस्कुरा कर कहती, तो क्या हूं री मैं तेरा? कहकर उसने एक दिन उसकी चोटी इतनी जोर से खींच दी कि वह खिंचती स्वयं उसकी छाती पर ही आ गिरी थी। मैं तुझे अपनी सगाई के लिए मांग लूंगा हंसा, विद्या कसम, इसी इतवार को आऊंगा। वह कह गया था, पर इतवार के पहले आता था शनिचर। शनिचर के दिन ही पांडेजू उसे ठाकुर हयात सिंह के लिए मांग ले गए थे। हयात सिंह था लाखों का मालिक और गुमान सिंह था एक सामान्य सा ठेकेदार। विवाह होने के पश्चात उसने गुमान सिंह को अपने यहाँ हयात सिंह से हंसते बोलते देखा तो भय हुआ कहीं ईर्ष्यावश वह उसकी कारतूस वाली याचना का भेद न खोल दे। पर उसकी अलमस्त हंसी सुनती तो उसका भय बह जाता। अपने वैभव में भी वह उसके उदास चेहरे को भूल नहीं पाती। हंसा के खो जाने के बाद भी वह प्रायः तराई से चला आता था, पर आज इतनी रात को उसे देखकर ठाकुर अवाक रह गए। गुमान इतनी रात को कैसे चले आए? उन्होंने अपनी बंदूक नीचे रख दी। मैंने आज एक गजब का नजारा देखा है हयात, सोचा तुमसे नहीं कहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। उसके रूखे बाल बिखरे थे और चेहरा जरा सा निकल आया था। क्या बात है गुमान, बैठो तो, लो थोड़ी सी ब्रांडी ले लो। कहकर ठाकुर ने अपने शेल्फ से बोतल निकाली। एक सांस में ब्रांडी घुटक कर गुमान ने हयात के कंधे पर हाथ रखा। हयात, बहुत धीमी आवाज में वह बोला, मैंने आज तुम्हारे बेटे को देखा। पागल हो गए हो क्या, या निरी जिन चढ़ा कर आए हो? हयात सिंह ने आश्चर्य से अपने मित्र की ओर देखा। नहीं हयात, गंगा की सौं, सिर से पैर तक तुम्हारा बेटा, पक्के ठाकुर का बेटा। आज देवलधार के जंगल से होकर आ रहा हूं। देखता क्या हूं कि एक भयानक भालू चला आ रहा था और पीछे पीछे 4 हाथ पैर टेकता राजकुमार सा एक 9-10 साल का बच्चा। हंसा को उसने मारकर फेंक दिया, पर इस चांद के टुकड़े को नहीं मार सका। कैसे कह रहे हो कि हंसा को मार दिया? क्रोध और अविश्वास से ठाकुर का स्वर झुंझला उठा, जैसे अभी भी वह अपनी प्रेयसी की मृत्यु को अफवाह रूप में ही सुनना चाहते थे। तो सुनो हयात, आज नहीं, उसने हंसा को उसी दिन मार दिया था। कह नहीं सकता था कि अभागिनी की मृत्यु उस दानव भालू के हाथों हुई या गहन अंधकार से घिरे जंगल में प्रसव वेदना ने उसके प्राण लिए। जब तुम कुमाऊं के जंगल छनवा रहे थे, मैं भी स्वयं रात रात मशाल लेकर कोना कोना छान रहा था। तीसरे ही दिन देवलधार के जंगल में खून से लथपथ उसकी लाश मुझे मिली थी। जंगल की लकड़ियां जुटाकर मैंने उस चंदन सी काया का दाह किया। तुमसे नहीं कहा था हयात, इसलिए कि तुमसे पहले मैंने ही उसे प्यार किया था। जिसकी जीवित काया को पाने के लिए मैं तरसता रहा, उसकी निष्प्राण देह पर भी मेरा उतना ही मोह था। उसे छाती से लगाकर मैं रात भर बैठा रहा। प्रातः होने से पूर्व ही एक तीव्र दुर्गंध से मैं तटस्थ हुआ। सूरज उगने से पहले ही मैंने उसकी चिता रचा दी। जिस अग्नि में मैं झुलसता आया था, उसी में मैं तुम्हें भी झुलसाने का मेरा मन न जाने कैसे बचपना था। सुनो हयात, मन का पाप कह देने से पाप नहीं रहता। मैंने उसे बहुत प्यार किया था और तुम हमारे बीच न आते तो शायद वह भी मुझे बहुत प्यार करती। अब वह नहीं रही हयात, पर उसके बेटे को, तुम्हारे बेटे को छुड़ाकर लाना ही होगा। हयात सिंह फटी फटी हाकों से उसे देख रहे थे, जैसे अनहोनी घटना को वे किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चलो हयात, सोच क्या रहे हो? बड़ी चतुरता से ही गोली चलानी होगी। बच्चा उसके पीछे सट कर रहता है। उस दिन तेंदुए पर तुम्हारा निशाना कांप गया था। तुम बच्चे को पकड़ना, मैं ही गोली चलाऊंगा। वह पागलों की तरह बकता जा रहा था। निशाना चूका तो कहीं के नहीं रहेंगे हयात। बंदूक छीन लेता है भालू। चलो चलो, देर मत करो।
चुपचाप दोनों बंदूकें लेकर पिछवाड़े से दीवारें फांदकर चोरों की भांति निकल गए। साबी और चंद्रा जागी तो तूफान मचा देती। इतनी रात को शिकार, वह भी भालू का। सुबह होने को थी। ग्राम का थोकदार धर्मदेव लुटिया लेकर दिशा जंगल जा रहा था। सहसा वह थम कर खड़ा हो गया। देवलधार की जानलेवा चूने की चट्टान से दो टूटी चट्टानें सी लुढ़कती चली आ रही थीं। पीछे पीछे दो काली लकड़ियां। निकट आने पर उसने देखा वे चट्टानें नहीं, गुमान और हयात सिंह की शत विक्षत देह थी, और काली लकड़ियां थीं निर्ममता से तार की भांति तोड़ी मरोड़ी दो बंदूकें। गुमान सिंह का चेहरा नुचे मांस से बीभत्स बन गया था और उसके प्राण के कोई चिन्ह नहीं थे, किंतु ठाकुर हयात सिंह की सांस थोड़ी थोड़ी चल रही थी। धर्मदेव भाग कर सबको बुला लाया। लाद कर उन्हें हयात कोट ले गए। मुख में गंगा जल की बूंदें डालकर सावी और चंद्रा ने उनके होंठ के पास अपने कान सटा दिए। रक्त से सने होंठ बुदबुदाए। ठीक कह रहा था गुमान, ठाकुर का बेटा है, ठाकुर का। और लहूलुहान शरीर निष्प्राण पड़ गया। दोस्तों, शिवानी जी की ये कहानी बस इतनी सी। ये कहानी आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।